वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो अपनी कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपका चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट करवा दिया था। और आपको जैसा कि सिलेबस चेंज हो गया उसके कारण मैंने आपको बता भी दिया था कि चैप्टर नंबर 10 है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 10 था इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क, एनर्जी और पावर। तो देखिए इसमें से जो एनर्जी वाला जो पोर्शन था यानी कि जो ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमको केवल कार्य के बारे में यानी कि वर्क के बारे में पढ़ना है और पावर यानी कि शक्ति के बारे में पढ़ना है। तो केवल ये दो टॉपिक दे रखे हैं आपके लिए। देखिए इस चैप्टर में जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा वाला जो टॉपिक था वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था और इस चैप्टर का सबसे लेंदी टॉपिक ही यही था कि ऊर्जा का। ठीक है, क्योंकि उसमें ऊर्जा के टाइप दे रखे थे और सभी ऊर्जा के टाइप को अच्छे से डिवाइड करके डिटेल से समझा रखा था और ऊर्जा संरक्षण की यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी बता रखा था। तो उस टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें से केवल हमको कार्य को पढ़ना है और इसके अलावा हमको शक्ति को पढ़ना है। इसकी कोई एप्लीकेशन हमको नहीं दी गई है, केवल कार्य को पढ़ना है कि कार्य क्या होता है। अलग अलग केस में कार्य को देखेंगे और उसके हम मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना ही हमको पढ़ना है। इसी प्रकार से हमको शक्ति से पढ़ना है और इसके अलावा इसका मात्रक पढ़ना है और इस चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो जो सिलेबस में दे रखा है हम उतना ही पढ़ेंगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब जितने भी हमारे जो चैप्टर हो चुके हुए, ठीक है, जिनमें से देखिए आपको साइंस में बिल्कुल भी सिलेबस की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है सिलेबस के लिए कि सिलेबस कितना चेंज हुआ है। देखिए जितना मैंने आपको करा दिया है उसमें से 1 से 6 चैप्टर तक तो ऐसे के ऐसे ही आपको ऐसे के ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, और 7 और 8 चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है तो आप वो मत पढ़िए। 9 चैप्टर है वो मैंने आपको उतना ही पढ़ाया जो आपके सिलेबस में दे रखा है, यानी कि जो नेत्र वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया तो वो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे वो वही होगा जो सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो सिलेबस के लिए आपको परेशान होना नहीं है। अपनी क्लासें रेगुलर चल रही हैं और हमने उतना ही पढ़ा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ा है तो उन चैप्टर्स को आप तो पढ़िए मत। अभी जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, नॉलेज काफ़ी हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल पढ़िए मत। उतना ही पढ़िए जो आपके सिलेबस में दे रखा है और वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ और अब जो हम आगे पढ़ते रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में और शक्ति के बारे में। ऊर्जा वाले टॉपिक को हटा दिया गया तो उस टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है कार्य और ऊर्जा शक्ति। तो ऊर्जा को तो हम पढ़ेंगे नहीं, केवल कार्य और शक्ति को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि वर्क और पावर को हमको पढ़ना है, एनर्जी को नहीं पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि आखिर कार्य क्या है। कार्य क्या है, ठीक है, तो कार्य होता है वो तब हमें पता चलता है कि हमें कार्य मिला है या कि वर्क हमको मिला है या वर्क किया गया है कि बल के द्वारा। देखिए बल के द्वारा जब किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, या फिर जैसे कोई गतिशील वस्तु है उसकी यदि जो वेग है उसके वेग में उसकी गति में भी परिवर्तन किया जाता है, या फिर जो ब्राह्म अवस्था में वस्तु रखी हुई है और बल के द्वारा बल का उपयोग करके उस वस्तु की ब्राह्म अवस्था से उसको गतिमान अवस्था में पहुंचाया जाता है। तो यह सब जो किया जाता है वो कार्य के द्वारा किया जाता है। तो देखिए कार्य को समझने के लिए सबसे पहले बल को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमको विस्थापन पढ़ना पड़ेगा और तब हम आएंगे कार्य पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बल के बारे में, यानी कि आखिर फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बल होता है एक वह कारक होता है, मैं लिख देता हूं, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए इसको कैसे समझना, देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे क्या है, इस बोर्ड के पीछे दीवार है।
ठीक है, यदि मैं इस बोर्ड पर धक्का लगाता हूं तो मैंने क्या लगाया, धक्का मतलब मैंने फोर्स तो लगाया है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, मैंने इसको धक्का लगाया है, लेकिन क्या इस दीवार पर धक्का लगाने से इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? क्या ये दीवार पीछे खिसक गई? नहीं खिसकी। तो बल क्या है, वह कारक है, लेकिन मैंने फोर्स तो लगाया ना, बल तो लगाया ना, धक्का तो मैंने लगाया ना। लेकिन फिर भी देखिए, अब इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। देखो, या तो परिवर्तन करता है, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये मैंने मार्कर पकड़ा, यहाँ से मैंने इस उंगली पर ये फोर्स लगा तो ऐसे ही मार्कर दब गया, तो इसकी जो डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ, स्थिति में इसका परिवर्तन हुआ, यहाँ से ये यहाँ पर मूवेबल हो गया, ठीक है। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। या फिर दूसरा एग्जांपल, एक बड़ा एग्जांपल देखिए, इस दीवार को मैंने धक्का लगाया लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन करने का इसके द्वारा प्रयास तो किया गया, प्रयास किया गया ना। तो बल वही कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल्स को इंग्लिश में हम लिखते हैं फोर्स, इसी कारण इसको डिनोट किया जाता है एफ से। किससे? एफ से डिनोट किया जाता है। ओके, अब देखिए कि बल के मात्रक के बारे में बताता हूँ, यानी कि बल की यूनिट क्या है। तो देखिए, बल की जो यूनिट होती है हम दो तरह से पढ़ते हैं, एमकेएस पद्धति यानी कि एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए, बल की जो एसआई पद्धति में यूनिट होती है न्यूटन, इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है, ये होती है एसआई में, ठीक है। और एक होती है, देखिए दो प्रकार की पद्धति मेन तो होती है, तीन प्रकार की होती है वैसे तो। एक तो होती है एमकेएस, और एमकेएस की यूनिट होती है वो एसआई के अंदर ही आते हैं, एसआई होती है वो एमकेएस ही होती है, ये सोच लीजिए। एमकेएस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार से मीटर को जब सेंटीमीटर में बदल देते हैं और किलोग्राम को ग्राम में बदल देते हैं और सेकंड को सेकंड, तो ये दूसरी पद्धति बन जाती है सीजीएस। और एक होती है एफपीएस, यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। ये तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं, इनके द्वारा ही किसी भी जो क्वांटिटी होती है, कोई भी राशि होती है, उसका मात्रक को बताया जाता है इनके द्वारा। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए कि बल का एसआई में मात्रक होता है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से लिखा जाता है, ठीक है। और यदि हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। अब न्यूटन और डायन में क्या रिलेशनशिप होता है ये भी देख लीजिए कि एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डायन के, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन के। ये रिलेशन आपको याद रख रहे हैं, ठीक है। ये किसके बारे में बताया मैंने? बल के बारे में बता दिया। और बल क्या है? एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसका परिमाण भी होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी होती है और जिसकी दिशा भी होती है। अब बल के बाद हम पढ़ते हैं विस्थापन के बारे में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? देखिए, जब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। देखिए किस प्रकार से, देखिए ये वस्तु है, ठीक है, और यह ए पोजीशन से और पहुंच जाती है बी पोजीशन पर, ठीक है। ये बी पोजीशन पर पहुंच जाती है। तो देखिए ये किस पथ से जाती है, चाहे ऐसे घूम के जाए यहाँ पर पहुंचे, चाहे ऐसे डायरेक्टली जाए, चाहे ऐसे घूमकर यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। तो हमको केवल ए पोजीशन और बी पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी लेनी है, यानी कि जो सीधी दूरी होती है, लंबत दूरी होती है, वो दूरी हमको लेनी होती है। तो वही दूरी, ये वाली दूरी होगी, ये दूरी कहलाती है विस्थापन, यानी कि एस इसको लिखा जाता है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ से हमको कैसे पहुँचा जाए, चाहे यहाँ से हमको ऐसे पहुँचा जाए, हमारा विस्थापन केवल यही होगा, यानी कि इनिशियल स्टेट
ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, और ये इसकी फाइनल स्टेज है, सेकंड स्टेज है, ठीक है। इसके बीच की दूरी होगी डायरेक्टली, जो कम से कम जो मिनिमम दूरी होगी, मिनिमम जो डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, ठीक है। ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि किसी भी तरह से जाए। यदि देखिए, यदि एक वस्तु यहाँ पर स्थित है और देखिए एक देखते हैं, चलिए ये एक जगह है, ये एक जगह है, यानी कि ये जयपुर है, ये दिल्ली है, ठीक है। एक बंदा है वो जयपुर से जाता है दिल्ली और वापस घूम के दिल्ली से आता है जयपुर। तो यदि पूछा जाए कि इसका विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो एक जो व्यक्ति था वो जयपुर से दिल्ली गया, तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी, जयपुर थी, ठीक है। वो जयपुर से दिल्ली गया और दिल्ली से जयपुर आ गया, तो उसकी लास्ट स्थिति कौन सी है, वो भी क्या है, जयपुर। तो क्या वो कहीं गया क्या, वो कहीं नहीं गया, वो जयपुर से दिल्ली गया और दिल्ली से वो जयपुर आ गया। तो उसकी फाइनल और लास्ट स्टेज है, जो फाइनल और जो इनिशियल स्टेज है, वो दोनों के दोनों जयपुर है। इसी का इसका विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूरी की बात करें, देखो विस्थापन और दूरी में केवल यही फर्क है कि विस्थापन होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि है, और दूरी है एक वो अदिश राशि है, ठीक है। तो देखिए दूरी में हमको ये नहीं देखना है कि हमको फाइनल स्टेज और हमको लास्ट स्टेज के बीच की डिस्टेंस, हमको टोटल डिस्टेंस लेनी होती है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ जाता है ये काउंट होगा, और यहाँ से यहाँ आना भी, ये दोनों काउंट हो जाएंगे। लेकिन विस्थापन में यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना का मतलब होता है कि विस्थापन हो गया 0, क्योंकि उसकी जो प्रारंभ स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही जगह पर है। तो इसी कारण यहाँ पर विस्थापन हो जाता है 0, विस्थापन हो जाता है। देखिए सर्कुलर मोशन होती है जिसको वर्तुल गति कहा जाता है, वो किस प्रकार से होती है, जैसे किसी एक पत्थर होता है, उस पत्थर में यदि हम एक धागा बांध लें और उसको हम ऐसे ऐसे करके जोर जोर से घुमाते रहें, जोर जोर से घुमाते रहें, तो इस प्रकार से एक सर्कल का निर्माण होता है, इस प्रकार से एक सर्कल का निर्माण होता है। यहाँ पर ही हमने पकड़ रखा है, ये इस सेंटर के सारे घूमता रहता है, इस सेंटर के सारे घूमता रहता है। तो देखिए परिधि से सेंटर की तरफ एक बल लगता है जिसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। और इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ही यह गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए इसी प्रकार से इस वाली जगह पर भी यदि हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये घूम के पत्थर ऐसे घूमता है, पूरा का पूरा चारों पर ऐसे घूमता है, वापस यहीं पर आता है। तो यहाँ पर भी एस की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, यानी कि विस्थापन भी यहाँ पर भी 0 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यदि एक ही कंडीशन की हम बात करें तो विस्थापन है वो यहाँ पर भी 0 हो जाता है। देखिए इसमें जो वेग को माना जाता है, वेग होता है वो इस सर्कल के टेंजेंशियल होता है, इस पर रेखा खींची जाए तो इस पर रेखा की डायरेक्शन में क्या होता है, वेग होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। तो विस्थापन के बारे में आपको बता दिया कि जब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। यानी कि इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज, इन दोनों के बीच में गैप देखना है। यदि दोनों सेम टू सेम एक ही पोजीशन पे, इसका मतलब है कि विस्थापन है वो 0 हो जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वर्क की। अब हम बात करते हैं वर्क की, यानी कार्य की, कार्य यानी कि वर्क। तो देखिए विस्थापन को स्मॉल s से लिखा जाता है और इसकी जो विस्थापन की यूनिट होती है वो होती है मीटर। किसमें, SI में, SI में मीटर होती है और CGS में क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो कार्य क्या होता है, जब बल का उपयोग करके किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना, चाहे वस्तु है वो ब्राह्म अवस्था से वो गतिमान होती है, चाहे गतिमान वस्तु यानी जो गतिशील, जो मूवेबल है, जो बॉडी है, ठीक है, गतिमान वस्तु के वेग में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, यानी वेग को बढ़ाया जाए या फिर वेग में कमी की जाए। तो यह सभी परिवर्तन, यानी कि हम टोटल क्या करें, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, तो स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, ठीक है। और किसका उपयोग हुआ है, बल का उपयोग हुआ है, यानी फोर्स के द्वारा जब किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, स्थिति का मतलब कि उसके विस्थापन में परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो फोर्स के द्वारा जो किसी वस्तु
के द्वारा जो विस्थापन तय किया जाता है उन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, उन दोनों का गुणनफल ही कार्य कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ओके, तो देखिए कि वर्ग को लिखा जाता है W से, तो W बराबर आ जाता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इम्प्लाइज दैट W बराबर F इंटू S। तो ये फॉर्मूला होता है सामान्य रूप से किसका, वर्ग का फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला कब लागू होता है, यह फॉर्मूला तब ही लागू होता है जब बल द्वारा जो किया गया जो विस्थापन है, बल द्वारा किया गया विस्थापन इनकी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, यह बल की दिशा में है, यह बल की दिशा में ही है, दिशा में ही है। ठीक है, तो तब ही आता है W बराबर FS। ये किस प्रकार से आता है और उनके कौन कौन से केस हैं उनके बारे में आपको सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, यदि आपको ये भी कुछ समझ नहीं आया तो फिर से एक बार हम समझ लेंगे और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारे कन्फ्यूजन है आपके इसमें दूर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार ये रफ कर देते हैं और फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए अब देखते हैं हम कार्य के बारे में। इसमें मैंने आपको बल के बारे में बता दिया और विस्थापन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं कार्य। तो कार्य की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि जब बल के द्वारा किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो वस्तु विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाई जाए, चाहे गतिशील अवस्था से उसके गति में परिवर्तन किया जाए, चाहे गति को कम करें या ज्यादा करें, ये सभी परिवर्तन क्या कहलाता है, सभी परिवर्तन ही कहलाता है, कार्य होता है। ठीक है, तो बल के द्वारा यह क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हम बात करें कार्य की, यदि बात करें तो बल तथा विस्थापन का गुणनफल, विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो ये बल है और बल है, बल की दिशा में ही क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, बल की दिशा में ही क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो W बराबर हो जाता है F इंटू S के। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पर जो पहला हमने केस हम यहाँ पर लेते हैं कि जो देखिए बल है, बल की दिशा में क्या हुआ है, बल की दिशा में विस्थापन है। देखिए किस प्रकार से, ये एक बॉडी है, ये धरातल पर रखी हुई है इस प्रकार से। यदि इस बॉडी में ठीक है एक वस्तु है और ये A पॉइंट पर रखी हुई है, इस वस्तु को हमको B पॉइंट पर पहुंचाना है और ये वस्तु है B पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो कैसे पहुंचती है, इस वस्तु पर हमने ऐसे फोर्स लगाया F। ठीक है, तो इसी दिशा में क्या हुआ है, विस्थापन हुआ, यानी कि A पॉइंट से ये B पॉइंट पर ये वस्तु है वो पहुंच जाती है। तो विस्थापन की दिशा भी कौन सी है, विस्थापन की दिशा भी यही है। तो विस्थापन की दिशा भी यही है। जब सेम दिशा होती है, ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन होती है फोर्स की और विस्थापन की, तो W बराबर आता है F इंटू S। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अभी आता किस प्रकार से, यदि आप ये भी सोच सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि बल और विस्थापन दोनों की दिशा अलग अलग हो, तो हमारा दूसरा केस लेते हैं इसी प्रकार से हम, जब बल तथा विस्थापन की दिशा कैसी है, अलग अलग है, दिशा है वो अलग अलग है। देखिए किस प्रकार से, देखिए जब बल तथा विस्थापन की दिशा है वो अलग अलग है, तो देखिए किस प्रकार से, देखिए ये एक बॉडी हो गई सेम टू सेम और इस बॉडी को हमको A पॉइंट से पहुंचाना है B पॉइंट पर, हमको A पॉइंट से पहुंचाना है B पॉइंट पर। तो ये तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया विस्थापन, है कि S हो गया। तो विस्थापन की दिशा तो ये हो गई S हो गई, लेकिन हमने बल की दिशा है वो इस विस्थापन की दिशा से अलग ली है, इस प्रकार से थीटा एंगल पर। कौन से एंगल पर, थीटा एंगल पर हमने क्या लगा रखा है, बल लगा रखा है। मैंने आपको बताया था पहला केस तो ऐसा था कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों कैसी थी, सेम टू सेम दिशा थी, एक ही दिशा में थी, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 0 थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरा केस हमने लिया, दूसरी कंडीशन में हम देखा है कि हमें एक वस्तु को A पॉइंट से B पॉइंट पर हमको पहुंचाना है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे कि बल और विस्थापन की दिशा यदि दोनों की दिशा यदि अलग अलग हो तो कार्य क्या आता है। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या बनता है ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन की दिशा तो इस साइड में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, ये हो गया विस्थापन S की दिशा, और बल की दिशा को हमने क्या किया है, हमने विस्थापन की दिशा से थीटा एंगल पर हमने बल की दिशा को रखा है।
तो देखिए जब इस प्रकार से बल की दिशा को यदि हमने थीटा एंगल पर रख दिया है तो बल होता है उसके दो घटक बनते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल घटक और एक होता है वर्टिकल घटक, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट बनता है वो तो बन जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जस्ट इसके परपेंडिकुलर पर बनता है वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं उनकी क्या वैल्यू आती है, तो उनकी वैल्यू आती है थीटा के अलोंग आती है। तो किस प्रकार से आती है, देखिए कि जौन सा कंपोनेंट थीटा के पास होता है वो तो बनता है एफ कॉस थीटा, ठीक है, और जो कंपोनेंट इस थीटा के दूसरी साइड में होता है वो बनता है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो देखिए विस्थापन की दिशा में इस बल का कौन सा घटक है, एफ कॉस थीटा है, और विस्थापन क्या है, एस है। तो देखिए किस प्रकार से कार्य आता है, तो यहां पर आएगा कार्य बराबर विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल का घटक, बल का घटक इनटू विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन की दिशा में एस की डायरेक्शन में तो इसका घटक कौन सा है, इस फोर्स का एफ कॉस थीटा है। कॉस क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि थीटा के पास वाला जो कंपोनेंट होता है वो एफ कॉस थीटा होता है और थीटा के दूर वाला जो कंपोनेंट होता है वो एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। तो कार्य बराबर विस्थापन की दिशा में बल का घटक, विस्थापन की दिशा में बल का घटक है एफ कॉस थीटा। तो W बराबर हो जाता है एफ कॉस थीटा। हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, विस्थापन से एस से करेंगे, तो एस से हमने मल्टीप्लाई किया। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या किया हमने, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा है। यही क्या होता है, जब बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है तो कार्य का जो फॉर्मूला निकलता है वो यही निकलता है इस समय, कि जो कार्य होता है वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। एफ कॉस थीटा क्या है, विस्थापन की दिशा में बल के घटक, इसके अलावा विस्थापन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है क्या, कार्य, जब बल और विस्थापन की दिशा है वो दोनों कैसे हो, अलग की अलग हो, ठीक है, दोनों की दोनों अलग हो। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि जो वर्क होता है ये होता है अदिश राशि होती है, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अदिश राशि इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए फोर्स होता है, फोर्स वो भी क्या है, फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, अदिश राशि कहलाता है। ये भी आपको सोचना है, ठीक है, याद रख सकते हो इस प्रकार से। आपको याद नहीं रखना है तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि कार्य है वो एक अदिश राशि है, बल है एक सदिश राशि है, विस्थापन है एक सदिश राशि है, क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी हुई होती है, ठीक है। तो कार्य हो गया एफ एस कॉस थीटा से। तो यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू यदि हम चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है वो वर्क की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो किस प्रकार से नेगेटिव वो पॉजिटिव होता है, जब देखिए जब जो बल का घटक है, बल का घटक ये है विस्थापन की दिशा में, वो विस्थापन की दिशा में हो तो होगा कार्य पॉजिटिव, ठीक है। और जब बल का घटक है, घटक विस्थापन से विपरीत दिशा में हो तो कार्य होता है नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा जब विस्थापन बराबर जीरो हो जाए, विस्थापन बराबर जीरो कब होगा, जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो,
तब भी क्या होता है, विस्थापन जीरो हो जाता है। जब विस्थापन जीरो हो जाता है तो कार्य है, क्योंकि W बराबर होता है F इंटू एस के, और एस की वैल्यू ही क्या होती है, जीरो हो जाती है, तो टोटल W बराबर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये दीवार पे मैं धक्का लगाता हूँ, दीवार पर धक्का लगा रहा हूँ, मैं खूब सारा जोर लगा रहा हूँ, पूरा का पूरा फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार है वो टस से मस नहीं हो रही है, यानी कि इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब तक इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, यदि इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तभी कुछ ना कुछ विस्थापन की वैल्यू आएगी, लेकिन यदि इसकी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, ये टच से मस नहीं होती है, तो विस्थापन है, कुछ होगा क्या, क्योंकि विस्थापन तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसकी इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज बिल्कुल एक ही पोजीशन पे है, इसकी स्थिति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जब स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो विस्थापन की वैल्यू होगी जीरो। जब विस्थापन की वैल्यू जीरो हो जाती है, चाहे हम कितना भी फोर्स लगा लें, हमको वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, कार्य हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कुछ भी हम कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल हम फोर्स लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन एक ही है कि यहाँ पे विस्थापन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो कुछ ये कंडीशन बनती है, और हम कुछ अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस प्रकार से जो बल होता है वो उसको हम निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि W बराबर Fs होता है, जब आपको याद रखना है कि फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी कि उसी दिशा में होते हैं, एक दूसरे के उसी दिशा में होते हैं, कि विस्थापन की दिशा में ही बल लग रहा है, बल की दिशा में ही विस्थापन लग रहा है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो cos जीरो, थीटा की वैल्यू जब जीरो आ गई तो थीटा की जगह जीरो रखेंगे, cos जीरो का मान 1 होता है, इस कारण W बराबर Fs तो यहाँ पर ऐसे आ जाता है। ठीक है, यदि देखिए यदि ऐसी एक कंडीशन ऐसी बनती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए एक कंडीशन क्या बनती है, देखिए अब कोई भी गाड़ी है, एक धरातल हो गया, ये कोई भी गाड़ी है, इस प्रकार से कोई भी गाड़ी है, ये ए पॉइंट से और ये जाती है बी पॉइंट पर, ये गाड़ी है ए पॉइंट से जाती है बी पॉइंट पर जाती है। ठीक है, तो देखिए जब यदि दोनों की दिशा है वो सेम टू सेम हो, यदि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है और इसी डायरेक्शन में क्या है, विस्थापन हो रहा है, तो सेम टू सेम आ जाएगा W बराबर F इंटू एस, कॉस थीटा रख लीजिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इस प्रकार से W बराबर Fs आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है कि जब हम गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई भी व्हीकल है वो चल रहा है और ड्राइवर है वो ब्रेक लगाता है, तो ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, तो वो उस पर एक बल लग रहा है विपरीत दिशा में, यानी कि कोई गाड़ी जब ऐसे जा रही है और ब्रेक लगाने का मतलब है उसको रिवर्स साइड में उस पर एक अलग से फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि विस्थापन की दिशा तो ये है, लेकिन फोर्स की दिशा है वो जस्ट इसके उल्टी है। तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर वापस से मैंने एक गाड़ी बनाई, ये हो गया सरफेस और ये गाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, ये गाड़ी हो गई तुम्हारी, गाड़ी की में विस्थापन दिशा तो ऐसे है, ये एस की दिशा है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, इसके विपरीत में बल लगा रहे हैं इसको रोकने के लिए। इसको रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस दिशा में वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स की डायरेक्शन तो ऐसे हो गई। तो देखिए विस्थापन से और फोर्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमको तो एक ही फॉर्मूला पता है कि W बराबर Fs cos थीटा होता है, W बराबर होता है Fs cos थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू हमको पता चल गई, थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री। कितनी है, 180 डिग्री। तो देखिए W बराबर Fs cos 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री सर ने आपको पढ़ाई होगी, तब आपको अच्छी से समझाया होगा। ठीक है, कि एंगल को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो देखिए cos 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, W बराबर Fs cos 90 प्लस 90 लिख दूं मैं यहाँ पर आपको, cos 90 प्लस 90 लिख दूं। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है। cos 90 प्लस थीटा का मतलब है कि सेकंड क्वार्टर, और सेकंड क्वार्टर में जो cos होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जब 90 प्लस होता है कि 90 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो cos ए साइन में चेंज हो जाता है। और दूसरे क्वार्टर में तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, क्या आता है, माइनस साइन थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, W बराबर Fs cos 90 प्लस 90, तो ये जाएगा साइन 90 और माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस साइन 90 आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और माइनस 12 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर W की वैल्यू आ जाएगी माइनस F इंटू एस। W बराबर माइनस Fs कब आता है, जब हम
किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं उस समय क्या आता है, W बराबर एफ एस आता है, यानी कि जो वर्क की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, क्या होती है, वर्क हमें कार्य मिलता है वो हमें नेगेटिव में मिलता है। कब मिलता है, किसी भी गाड़ी की दिशा में, किसी भी गाड़ी चल रही है उस दिशा में जिसका विस्थापन है उस दिशा के जस्ट विपरीत में यदि बल लगाया जाए तो W बराबर एफ एस हमको मिलता है, माइनस में नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। कुछ और कंडीशन मैं आपको बताता हूं, एक बार ये मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए एक कंडीशन में वर्क निकालते हैं, कार्य निकालते हैं कैसे, जैसे कि देखिए एक वस्तु है ये धरातल से h ऊंचाई पर रखी हुई है। ठीक है, h ऊंचाई पर रखी हुई है और इस वस्तु को हमको ऊपर से नीचे गिरना है, ऊपर से हमको नीचे गिरना है। तो इस वस्तु का वेट होता है, क्या होता है, mg होता है, mg होता है। ठीक है, तो ये वस्तु होती है वो ग्रेविटी के अलोंग नीचे आती है, यानी कि किसके अलोंग आती है, गुरुत्वीय बल के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये गुरुत्वीय बल के अलोंग आती है। तो गुरुत्वीय बल की जो वैल्यू होती है एफ की, इसकी वैल्यू होती है mg होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, फोर्स बराबर होता है, यानी कि F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। और त्वरण क्या होता है, ये b अपॉन टी होता है। त्वरण बराबर होता है b अपॉन टी, यानी कि वेग बटे समय। क्या होता है, वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, और वेग क्या होता है, यह है विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ये आपको याद रखना कि S अपॉन टी ये बराबर होता है v के। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रख सकते हो इनको आप। तो देखिए गुरुत्वीय बल होता है F बराबर mg होता है। ये mg किस प्रकार से होता है, देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि F बराबर ma होता है। और ये है a है, ये त्वरण है, रेखीय त्वरण है, रेखीय त्वरण है। लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें कि गुरुत्वीय बल की बात करें तो इस त्वरण के स्थान पर क्या आएगा, गुरुत्वीय त्वरण आएगा। और गुरुत्वीय त्वरण होता है वो g होता है, और g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर F बराबर क्या आ जाता है, mg आ जाता है। तो यानी कि हमको फोर्स के बारे में हमको पता चल गया है कि F बराबर mg है। तो किसी भी का भी जो mg होता है, वेट होता है, वो किसी वस्तु का है वो नीचे की डायरेक्शन में, उस वस्तु के जस्ट परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में लगा हुआ होता है। तो F की डायरेक्शन तो ये हो गई इस प्रकार से, और वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो S की डायरेक्शन भी ये भी हो गई, क्योंकि विस्थापन भी ऊपर से नीचे हो रहा है। तो S बराबर यहाँ पर तो क्या है, h दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वस्तु आएगी, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, विस्थापन होती है, वो यहाँ पर क्या है, h है। और फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वस्तु की विस्थापन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। तो देखिए W बराबर होता है, W बराबर होता है, देखिए एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है बराबर mg, और इसी डायरेक्शन में क्या है, h है, ये क्या बराबर विस्थापन के बराबर हो गया। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो कॉस 0 बराबर 1 हो जाता है। तो W बराबर तो आता है एफ एस। ठीक है, F की वैल्यू देखिए, F की वैल्यू है यहाँ पर, F की वैल्यू है mg और S की वैल्यू है h। तो यहाँ पर जो W यानी कि कार्य की वैल्यू आती है वो आती है mgh। कब आती है, जब कोई भी वस्तु होती है उसको यदि h ऊंचाई पर रखा गया है और उसको h ऊंचाई से ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है, उसको स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाता है, तब जो वर्क की वैल्यू आती है वो mgh के बराबर आती है। देखिए इसमें से आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है, यानी कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा बताओ, इसके मात्रक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये तो हो जाता है एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी और मैं अब भी बता देता हूँ। एक कंडीशन देखिए, जैसे कि ये एक धरातल है, इस धरातल पर एक वस्तु रखी है जिसकी दिशा में ये mg है, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ पर पहुँचा जाता है, A पोजीशन से B पोजीशन में पहुँचा जाता है, और ये हो गया, ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन और बल की डायरेक्शन में जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये एंगल हमने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि हम गुरुत्वीय बल के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, गुरुत्वीय बल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कार्य कितना बनता है। किसके अकॉर्डिंग, गुरुत्वीय बल के आधार पर
आधार पर कार्य, ठीक है, गुरुत्वीय बल के आधार पर कार्य कितना बनता है। तो देखिए कार्य W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो W बराबर एफ एस, और यहाँ पर देखिए एफ और एस के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर 0 हो जाता है। तो गुरुत्वीय बल के आधार पर जब यहाँ पर कार्य होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कार्य बराबर कितना होगा, कार्य यहाँ पर 0 हो जाता है। इसी प्रकार से एक होती है वर्तुल गति, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो अभिकेंद्रीय बल लगता है, केंद्र की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहा जाता है। और इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या होता है, इसका वेग होता है, ठीक है। यानी कि किसी एक पत्थर को एक रस्सी से बांध कर गोल गोल घुमाया जाए तो इस प्रकार की कंडीशन बनती है, एक वृत्ताकार पथ बन जाता है और उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, वो केंद्र की तरफ लगता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें विस्थापन होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वो पत्थर घूम के वापस एक ही रोटेशन में आता है और एक स्थान से जलता है, दूसरी चक्कर में वो उसी स्थान पर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर होता है विस्थापन होता है वो 0 हो जाता है, विस्थापन बराबर 0 हो जाता है। तो वर्क है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन से हम ये देख सकते हैं कि देखिए एफ और जो बी की डायरेक्शन है वो उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो बी और एस की डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब एफ और एस की डायरेक्शन में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस हिसाब से भी वर्क की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो कैसे भी करके देख लीजिए वर्क की वैल्यू उसमें 0 ही आती है। तो ये हो जाता है कार्य, ठीक है। इसके मैंने आपको अलग अलग बता दिए। मेन जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होती है तो W बराबर एफ एस आता है, ठीक है। और यदि थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाती है तो W बराबर 0 आता है, कि वर्क होता है वो शून्य हो जाता है। थीटा की वैल्यू यदि 180 होती है तो W बराबर माइनस एफ एस आता है, ठीक है। ये कंडीशन तभी बनती है जब बल होता है वो विस्थापन से जस्ट विपरीत दिशा में बन रहा हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन आपको वर्क का फॉर्मूला याद रखना है, एफ एस कॉस थीटा, ये मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि एफ और एस की डायरेक्शन सेम होती है तो W बराबर एफ एस आता है, ठीक है। और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है तो W बराबर माइनस एफ एस आता है, ठीक है। 90 डिग्री होती है तो W बराबर 0 आता है, ओके। विस्थापन 0 होता है तो भी W बराबर क्या आता है, 0 आता है। अब देखते हैं हम कार्य का मात्रक, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ वर्क, कि वर्क की यूनिट क्या होती है। तो देखिए वर्क क्या होता है, कार्य बराबर हम लिख सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल इनटू विस्थापन। और बल और विस्थापन की यूनिट मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। तो बल और विस्थापन की यूनिट होती है, बल की जो यूनिट होती है न्यूटन और विस्थापन की यूनिट होती है मीटर, और न्यूटन इनटू मीटर को कहा जाता है जूल, ठीक है। तो कार्य की यूनिट क्या हो गई, कार्य की यूनिट हो जाती है, यानी कार्य का मात्रक हो जाता है जूल। क्या याद रखना है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब देखिए 1 जूल की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि 1 जूल क्या है। 1 जूल की यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और वर्क का मात्रक होता है वो होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ये बात आपको केवल यही याद रखनी है। तो देखिए 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 जूल यदि 1 का मल्टीप्लाई 1 जूल किया, 1 न्यूटन किया और 1 मीटर किया, तो देखिए जब बल होता है वो 1 न्यूटन हो, 1 न्यूटन बल से यदि 1 मीटर का विस्थापन तय किया जाए, ठीक है। यदि 1 न्यूटन बल से विस्थापन यदि 1 मीटर हो तो कार्य कितना मिलेगा हमको, 1 जूल कार्य मिलेगा। तो 1 जूल की यदि हमको परिभाषा देनी है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जब 1 न्यूटन बल के द्वारा 1 मीटर का विस्थापन मिले, यानी कि 1 मीटर स्थिति में परिवर्तन हो वस्तु की में विस्थापन मिले, तो कार्य 1 जूल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन देनी है, केवल फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन
आ जाती है। ठीक है, तो 1 जूल होता है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। अब देखिए, यदि कार्य का मात्रक जूल होता है, एसआई पद्धति में होता है, एमकेएस में होता है, एसआई पद्धति में होता है, यदि सीजीएस में इसकी बात करें, ठीक है, सीजीएस में बात करें तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो देखिए कार्य की क्या आई, जूल आई, एसआई की हम बात करें, एमकेएस की बात करें, बल की क्या आई, न्यूटन आई, विस्थापन की क्या आती है, विस्थापन की आती है मीटर। इसको यदि सीजीएस में चेंज करें, ठीक है, सीजीएस में चेंज करें तो देखो जूल को सीजीएस में चेंज करते हैं तो देखिए क्या बनता है, जूल को यदि सीजीएस में चेंज करते हैं तो बनता है अर्घ, क्या बनता है, अर्घ बनता है। ओके, न्यूटन को सीजीएस में, यानी कि न्यूटन किसकी होती है, बल, और बल का सीजीएस में मात्रक मैंने आपको बताया था डायन होता है, क्या होता है, डायन होता है। और मीटर का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, मीटर का जो सीजीएस में मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है। तो डायन इंटू सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, अर्घ होता है, क्या होता है, अर्घ होता है। अब देखते हैं कि अर्घ है, ठीक है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। यदि ये निकल जाए कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं तो यहां से निकल सकता है। देखिए जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर होता है, जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो न्यूटन को यदि डायन में कन्वर्ट किया जाए तो 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने, 10⁵5 डायन होते हैं। और 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं। 10⁵2 का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 मीटर बराबर 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 10⁵2 हुए ना। ठीक है, तो यानी कि 10 को 2 बार लिखेंगे। इसी प्रकार 10⁵5 का मतलब है कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 10 का गुणा हमको 5 बार करना है। ठीक है, तो देखिए 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन होते हैं, 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए 10⁵5 और 10⁵2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10⁵7 बन जाता है, और ये बन जाता है डायन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए डायन इंटू सेंटीमीटर क्या कहा जाता है, अर्घ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्घ कहा जाता है। तो देखिए जूल, तो 1 जूल बराबर कितना है, 10⁵7 अर्घ आते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होते हैं, 10⁵7 अर्घ होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डायन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डायन होते हैं। उसी प्रकार से 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्घ होते हैं। ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है, ये यूनिट आपको याद रखनी है, ये मात्रक आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाता है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है सीजीएस में, कार्य का मात्रक होता है अर्घ, और एमकेएस एसआई में कार्य का मात्रक होता है जूल। तो स्टैंडर्ड हमेशा आपको याद रखना है, पूछा जाए कार्य का मात्रक क्या है तो आपको बोलना होगा जूल है। स्पेशली आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है तभी आपको अर्घ बोलना है, नहीं तो आपको हमेशा कार्य का मात्रक जूल ही बताना है। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं, एक ही रूप होते हैं। ठीक है, कार्य और ऊर्जा होते हैं एक दूसरे के रूप होते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो ऊर्जा वाला टॉपिक तो आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो वो तो अपन को पढ़ना नहीं है। अब इस कार्य के ऊपर आपके 2 एग्जाम्पल दे रखे, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और कैसे आपको फॉर्मूला लगाकर उनको सॉल्व करना है। तो एक बार रफ कर देता हूँ और उन 2 न्यूमेरिकल्स को आपको एक साथ लिख देता हूँ और दोनों को हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिटा देता हूँ मैं। देखिए कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलो के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, यदि आपको जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं दे रखी है तो आपको जी की वैल्यू याद रखनी है 9.8 यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। जी की मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलो के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं। देखिए इस प्रकार से धरती से उठाकर हमको
1.5 मीटर ऊपर हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है, हमने 1.5 मीटर ऊपर यहाँ पर रख लिया। तो ये हाइट हमको दे रखी है h बराबर कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है, ओके। और देखिए, और इस थैले का वेट हमको दे रखा है, वजन हमको दे रखा है 12 किलो। तो 12 किलो दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे 12 किलो। m की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 12, कितनी दे रखी है 12, हमको दे रखी है 12 किलो। और g की वैल्यू हमको दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखी है। g की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू 12 है, तो इससे हम mg यानी कि f बराबर निकाल सकते हैं mg बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 12 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 120 न्यूटन, कितना हो गया 120 न्यूटन हो गया। अब देखिए फोर्स की दिशा भी नीचे की तरफ है और विस्थापन है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से विस्थापन हमको h की डायरेक्शन हमको दे रखी है। तो आपको पता था W बराबर क्या है mgh, W बराबर क्या है mgh। तो W बराबर mg की वैल्यू हमने निकाली 120, h की वैल्यू हमको दे रखी है 1.5, कितनी दे रखी है 1.5 दे रखी है। तो W बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 और 12 6 18, कितना आ गया, और एक जीरो यहाँ पर एक पॉइंट हट जाएगा तो ये जीरो हट जाएगी। तो W बराबर आ जाता है 180, कितना आ गया W बराबर 180 आ जाता है। लेकिन इसकी यूनिट आपको लिखनी है जूल में, कितनी लिखनी है, जूल में लिखनी है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो W बराबर 180 J, जूल को हम J से डिनोट करते हैं। तो ये इसका मान निकलता है। आपको इनके साथ इनका मात्रक लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। यदि आपने मात्रक नहीं लिखा तो आपके नंबर काट ले जाएंगे, आपको मात्रक लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए एक व्यक्ति है 5 न्यूटन बल, तो हमको 5 न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। वैसे इसमें बल दे रखा है, तो यहाँ पर हमको F की वैल्यू दे रखी है। लगाकर रस्सी से बांधा जाए तो वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी या क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस वस्तु को 20 सेंटीमीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए क्या दे रखा है, ये एक वस्तु दे रखी है, ठीक है। ये धरातल से हमको इस वस्तु को 20 मीटर दूर ले जाना है। कितना दूर ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक हमको इस वस्तु को ले जाना है 20 मीटर। कितना ले जाना है, 20 मीटर ले जाना है। तो विस्थापन की दिशा है वो इस तरफ है, 20 मीटर लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है कि एक बल है वो इस प्रकार से खींच रहा है जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ये ऐसे बल की डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी, बल की डायरेक्शन वो ऐसे है, इस प्रकार से बल की डायरेक्शन यहाँ पर F की डायरेक्शन हो गई। और ये इस क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब भी कोई एंगल के साथ यदि बल दे रखा है तो कारक की वैल्यू हमको पता होती है कि कारक क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा। क्या होता है कारक, W बराबर Fs cos थीटा। F की वैल्यू हमको दे रखी है 5 न्यूटन, तो W बराबर 5, S की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 20 मीटर। तो 5 गुणा 20 और cos थीटा यानी कि cos 30 दे रखा है, ठीक है। तो W बराबर 5 दूनी 10 कितना हो गया, 100 हो गया। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और वैसे √3/2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी आती है, W बराबर 100 इंटू 0.866 866। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है 86.6 यानी कि 86.6। और 86.6 क्या है, जूल। आपको लिखना है 86.6 क्या है, जूल। तो इसमें जो किया गया कार्य है वो 86.6 जूल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको फॉर्मूले याद रखने और उसी के अकॉर्डिंग केवल देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, केवल उनकी वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। हो सकता है कि यदि मात्रक चेंज कर दी जाए, मीटर को सेंटीमीटर में दिया जाए तो आपको कन्वर्ट करना है। यदि जूल में आपसे आंसर पूछा गया है तो आपको हर एक यूनिट एसआई पद्धति में लेनी है, यानी कि मीटर में लेनी है, न्यूटन में लेनी है, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट है वो आपको न्यूटन में लेनी है, विस्थापन की यूनिट है वो आपको मीटर में ही लेनी है, ठीक है। ओके, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने और आपका ये वर्क वाला पूरा का पूरा टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद वैसे ऊर्जा का टॉपिक था, ऊर्जा हमको पढ़नी थी, लेकिन कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, लेकिन वो हम अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है शक्ति, यानी कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। W/T यानी कि 1 सेकंड में कितना कार्य किया जाता है वो पावर कहलाती है किसी भी बॉडी की, किसी भी व्यक्ति की, ठीक है।
तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में मोस्टली मुझे लगता है कि ये आपका चैप्टर नंबर 11 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो अच्छी खासे, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इनका फायदा उठा सकें। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में।